नियर अबाउट 6 या 7 ईयर 6-7 साल की उम्र रही होगी, जब मदर फादर एक किराए के मकान में रहते थे। तो चूंकि आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी, तो जिस किराए के मकान में हम करीब 3 से 4 महीने का रेंट नहीं दे पाए थे। जी। तो दीपावली का समय था, लक्ष्मी पूजन का दिन था। तो उस दिन मकान मालिक ने हमारे घर के जो पूरे बर्तन, कपड़े और जो भी पूजा पाठ का सामान था वो रोड पे फेंक दिया था। नमस्कार, लीड लैब में आपका स्वागत है। हमारे आज के विशेष मेहमान हैं श्री गणेश दुनगे जी, जो कि एक पत्रकार हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, जर्नलिस्ट वेलफेयर सोसाइटी के। तो आइए आज हम लोग उन्हीं के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, उन्हीं के जीवन को लेके, उनके संघर्ष को लेकर, और बचपन से लेके तो उनका यहाँ तक के पहुंचने के सफर को हम लोग संक्षिप्त में जानने का प्रयास करेंगे। दुनगे जी, सबसे पहले हमारा सवाल है, हर व्यक्ति से रहता है, क्योंकि हर व्यक्ति की शुरुआत होती है उसके बचपन से। तो हम भी आपके बचपन के बारे में कुछ जानना चाहेंगे कि आपका बचपन जो है किस प्रकार से बीता, और आपकी जो स्कूलिंग वगैरह है, आपकी जो शिक्षा वगैरह है, किस प्रकार से पूर्ण हुई है, और आपके पारिवारिक जीवन के बारे में, आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। पहले तो आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, जैसा बचपन का आपने पूछा, तो बचपन जैसा गुजरना चाहिए था एक आम व्यक्ति का, मिडिल क्लास का या अपर क्लास का, वैसा बचपन हमारा नहीं गुजरा। हम काफी लोअर मीन्स एकदम पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। मतलब ना फादर के पास जॉब थी, ना मदर के पास कोई जॉब थी, और काफी संघर्षपूर्ण रहा हमारा बचपन। तो उसके बाद धीरे धीरे जैसा मदर फादर को जॉब, गवर्नमेंट जॉब लगी, उसके बाद सन 1984-85 के बाद से थोड़ा सा हमारे आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार आया, और उसके बाद एजुकेशन थोड़ा हमने रफ्तार पकड़ी। और ये कहिए कि स्थिति ये थी बचपन में कि एक मतलब जिसको बोलते हैं एक जोड़ी कपड़े तक पहनने के हमारे पास नसीब नहीं हुआ करते जी। तो ये स्थिति हमारे बचपन में हुआ करती है, लेकिन आज ऊपर वाले का बहुत बड़ा मेहरबानी है, करम है, जो आज हम यहाँ तक पहुँचे, और इसमें काफी लोगों का योगदान भी रहा है। जरूर हो सकता है सर। जैसे कि आपने बताया, सर हम हमारे दर्शकों को ये बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि जैसे कि हमने पता है कि हमने शायद हमारे जो है हमें जानकारी है कि आपका जो जीवन है काफी संघर्ष भरा रहा है, जिसमें काफी चुनौतियां आपके परिवार ने और आपने देखी हैं। तो कोई ऐसी एक चुनौती या ऐसा कोई संघर्ष जो आपके जीवन में आपको याद हो कि जिसमें आप काफी हताश भी हुए और काफी उसको लेके परेशान हुए, या कभी ऐसा बहुत ज्यादा ऐसा लगा हो कि जिसने आपको काफी झंझोड़ कर रखा हो, ऐसा कोई मोमेंट आपको अगर याद हो तो हमारे दर्शकों के साथ शेयर करिए। बता दें आपको कि जब हमारी उम्र करीब नियर अबाउट 6 या 7 ईयर 6-7 साल की उम्र रही होगी, जब मदर फादर एक किराए के मकान में रहते थे। तो चूंकि आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी, तो जिस किराए के मकान में हम करीब 3 से 4 महीने का रेंट नहीं दे पाए थे जी। तो दीपावली का समय था, लक्ष्मी पूजन का दिन था। तो उस दिन मकान मालिक ने हमारे घर के जो पूरे बर्तन, कपड़े और जो भी पूजा पाठ का सामान था वो रोड पे फेंक दिया था। हमारा लक्ष्मी पूजन वाले इतने शुभ दिन हमारा जो पूरा घर के जो भी थोड़ा बहुत सामान था, पेटी बिस्तर ये था, खाना बना के रखा था, थोड़ा बहुत जो भी उस समय की परिस्थिति के अनुसार, वो हमारे मकान मालिक के द्वारा सड़क पर फेंक दिया गया था। और हमको दिवाली वाले दिन खुले आसमान के दिन रात में गुजारनी पड़ी थी, और बहुत ही दुखद स्थिति रही होगी वो जी। बहुत दयनीय स्थिति थी हमारी उस समय। वो असहनीय भी बोल सकते हो उसको, या मतलब उस समय आपके याद क्या बीत रहा होगा, याद तो उसको जहन में रखा है हमने, उसको हमारी यादों में बसा के रखा है
उस चीज को कि, और उसी को प्रेरणा लेकर हमने आगे बढ़े कि कम से कम हम ऊपर, जब ऊपर वाले ने इस पोजीशन पे पहुंचाया है तो हमारे हाथ से किसी के साथ में ऐसा ना हो, वो हम उसको वो करते हैं कि ताकि हम, हमारे हाथ से हर किसी का अच्छा ही होना चाहिए, उसके कम से कम अपने वजह से उसकी लाइफ में कोई गम नहीं आना चाहिए, ये हमारी कोशिश रहती है। जी सर, जैसे कि आपने बताया सर, आपका थोड़ा सा एक संक्षिप्त में आपके थोड़ी सी एजुकेशन के ऊपर भी हम थोड़ा सा जानने के चाहेंगे हमारे दर्शक कि आपका जो एजुकेशन किस प्रकार से रहा, और उसके इसी के साथ में हमारे दर्शकों को ये भी आप थोड़ा सा बताइए कि जो है अपना का ये जो है पत्रकारिता का जो आपका सफर है, आपने विद्यार्थी जीवन से ही ऐसा कोई लक्ष्य बना के रखा था कि मुझे एक अच्छा पत्रकार बनना है, एक अच्छा जर्नलिस्ट बनना है, या कोई ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई है जिसकी वजह से आपको इस क्षेत्र में आना पड़ा, और इस क्षेत्र में आने के बाद में आपका अनुभव क्या रहा? देखिए, दो सवाल है आपको, एक तो एजुकेशन वाला। तो आपको बता दो, मेरा बचपन का जो एजुकेशन महाराष्ट्र में हुआ, भुसावल में। मतलब मैं केजी फर्स्ट से या बोलो बालवाड़ी से बोलो तो मेरा 10th तक का एजुकेशन, क्योंकि स्थिति खराब थी घर की, जैसे बताया, तो मदर फादर मामा जी के यहाँ पर मुझे भेज दिया गया था पढ़ने के लिए, ताकि एक बच्चा कोई पढ़ ले, कम से कम एजुकेशन हो। तो मैं, मेरा पहली से लेकर 10वीं क्लास तक का जो एजुकेशन रहा है वो भुसावल में रहा है। संत गाड़गे महाराज विद्यालय था हमारा, वहाँ पर मेरे 10वीं पहली क्लास से 10वीं क्लास तक मैंने एजुकेशन किया। उसके बाद में मैं वापस बुरहानपुर आया और यहाँ पर भी मैंने 11th 12th करी। उसके बाद में भारतीय स्कूल से मैंने 11th 12th करने के बाद में सेवासन कॉलेज से मेरा कॉलेज कंप्लीट किया जी। और उसके बाद फिर लगातार तो स्ट्रगल चलते रहा। एक सोच नहीं थी कि क्या करना है जीवन में, लेकिन ब्लैंक था आगे। फिर कुछ दिनों तक मैंने करीब 4 से 5 साल तक रेडीमेड गारमेंट की दुकान ओपन करी, लेकिन उसमें भी करीब 5 से 7 लाख का नुकसान उठाना पड़ा। तो फिर मैं, क्योंकि उस मैं ये 2005-6 की बात कर रहा हूँ आपको, उस समय, आज तो चलो जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो काफ़ी हाई पकड़ चुका है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय हमको हमारे एक मित्र ने राय दी कि क्यों ना तुम इस क्षेत्र में कुछ कर सकते हो। तो मैं आभारी हूँ हमारे बुरहानपुर जिले के समाज सेवी श्री राजेश भाई ठाकुर जी का, जिन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि तू इस लाइन में कुछ कर, तेरे में थोड़े गट्स दिखते हैं। तो उन्हीं के सहयोग से फिर मैंने मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं आपकी प्रतिभा को पहचाना और मुझे इस ओर आने के लिए उन्होंने मोटिवेट किया। तो फिर उन्होंने आर्थिक सहयोग भी मुझे दिया उसके लिए कि तुम बढ़ो आगे, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। तो फिर वहाँ से मैं 2006 से मैंने सफर पत्रकारिता का शुरू किया। पहले मेरे पास एक छोटा सा अखबार खरगोन से निकलने वाला दैनिक ध्रुववाणी हुआ करता था। उसके बाद मैंने 1-2 साल बाद अपना दैनिक जागरण जो भोपाल से निकलता अखबार प्रकाशित, उसमें एज ए ब्यूरो मैंने 2-3 साल काम किया। उसके बाद देन राज एक्सप्रेस मुझे में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और अभी तक मैं करंट में तो राज एक्सप्रेस के एज ए ब्यूरो में करीब 16 साल हो गए मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। इस बीच मेरे साथ में जो अनुभव आए हैं वो काफ़ी कड़वे भी है और अच्छे भी है, क्योंकि पत्रकारिता करना इतना आसान नहीं होता है। बिल्कुल सर, क्योंकि काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उसमें एक चीज होती है कि आप कभी भी एक पक्ष को लेकर आपके पत्रकारिता नहीं करते, या तो निगेटिव के ऊपर पत्रकारिता नहीं कर सकते। आपको दोनों पक्षों को रख के काम करना पड़ता है और समाज में अपनी छवि को भी बचा के रखनी पड़ती है कि अपनी छवि भी दुमिल हो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो हमारा व्यवसाय है उसके माध्यम से आम जनता और गरीबों को कितना उससे लाभ मिल सके, वो हम कोशिश करते हैं कि हमारे चैनल या अखबार के माध्यम से उनको फायदा मिल सके। जी बिल्कुल सर। सर जैसे कि अभी हमें आपके जो हमारी टीम के माध्यम से हमको जानकारी मिली है कि आपने जो है कई क्षेत्रों में जो है अपनी कई सफलताएं भी प्राप्त की और कई उपलब्धियां आपको प्राप्त हुई हैं। अभी हाल ही में आपको जो है जर्नलिस्ट वेलफेयर सोसाइटी का एक प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया है। तो इस उपलब्धि के बारे में, इस उपलब्धि को पाकर आप कैसा महसूस करते हैं, और इसी के अलावा से आपकी जो है पत्रकारिता के जीवन में आपकी क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, वो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, ये मैं बुरहानपुर जिले के हमारे जो पत्रकार साथी हैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं आपके चैनल के माध्यम से
कि उन्होंने जर्नलिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट जो गठन किया है उसका मुझे प्रदेश अध्यक्ष के पद पर उन्होंने मुझे चुना है। और ये मेरे जैसे छोटे से इंसान के लिए उन्होंने बहुत बड़ा मुझे सम्मान दिया। और मैं हमारे जिले के सभी पत्रकार साथियों का आपके चैनल के माध्यम से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। हमारे जो ट्रस्ट है ये बेसिकली पत्रकारों के हितों में काम करता है। और इसमें अगर किसी व्यक्ति पत्रकार साथी की असमय, भगवान ने चाहे, अल्लाह ने चाहे, ईश्वर ने चाहे कि उसकी असमय दुर्घटना में कोई मौत हो जाती है, परिवार में गमी आती है, तो हमारे ट्रस्ट के माध्यम से 1 लाख रुपए का उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तो ये हम पत्रकार साथियों किसी ने सोचा नहीं था अभी तक। तो ये सबने हमारी सोच है, हमारे ट्रस्ट की सोच है और उसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी इसमें बहुत काम करना शेष है और सभी का सहयोग मिलेगा और आगे बढ़ेंगे इसमें। जी बिल्कुल सर, जैसे कि आपने बताया है कि ये पूरा अपना सर, इसमें मैं आपको एक छोटी सी बात और पूछना चाहूँगा, अगर कम से कम शब्दों में, कि जब आपको इस इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो है सौंपी गई है, तो एज अ अध्यक्ष के तौर पे आपकी मुख्य भूमिका क्या रहेगी और आप किन उद्देश्यों को जो है की और मतलब ध्यान में, किन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए आप जो है इसे और जो है विकास की ओर लेकर जाएंगे? बिल्कुल सही सवाल है आपका। सबसे पहले तो मेरी भूमिका ये रही कि हमारे पत्रकार साथियों का आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से किस तरह ग्रोथ हो, क्योंकि पत्रकारों के बारे में कोई नहीं सोचता है। जी बिल्कुल, सभी लोग चाहते हैं कि हमारी खबर लग जाए, हमारा काम हो जाए, क्योंकि कुछ भी होता है तो सबसे पहले कोई आम व्यक्ति किसी पत्रकार साथी को फोन लगाता है, क्योंकि उनको लगता है कि हमारी बात ये सुनेंगे, अपने चैनल अखबार के माध्यम से प्रसारित करेंगे और हमको न्याय दिलाने में न्याय मिलेगा। हमारा ये होता है कि पत्रकार के हित की बात क्या है। तो हमारा उद्देश्य ये ट्रस्ट के माध्यम से ये है कि हम पत्रकारों के हित की बात करेंगे और उनके लिए पत्रकार कॉलोनी के हमारा आगे भविष्य में एक फ्यूचर प्लान है कि हम पत्रकार जिले में पत्रकार कॉलोनी बनाए, जिसमें हमारे पत्रकार साथी एक साथ रह चुके, और एक पत्रकार भवन बनाने की हमारा प्लानिंग है। तो जो आने वाले समय में उसको फलीभूत करेंगे। बिल्कुल सर, बहुत ही सराहनीय कार्य है और हम ईश्वर से हमारे चैनल के माध्यम से बिल्कुल यही अनुरोध करते हैं, ईश्वर से कामना करते हैं कि जो आपने जो लक्ष्य सोच के रखा है, जो आपने विचार अपने दिमाग में जो है सोच के रखे हैं सभी को हित के लिए, सभी के फायदे के लिए, वो अवश्य पूरे हों। सर, एक जैसे कि एक क्वेश्चन और मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जैसे कि सर कहीं ना कहीं अगर जो है एक साधारण व्यक्ति जो है पत्रकार से एक थोड़ा सा डरा हुआ सा भी रहता है कि यार थोड़ा सा उसको एक अलग तरीके से लेता है, अरे यार ये तो पत्रकार है, अरे यार ये तो मतलब है ना, कुछ कहीं ना कहीं एक डर की भावना भी उसके मन में रहती है। तो उसको आप आपके माध्यम से कैसे दूर करना चाहेंगे और उसके लिए ऐसे लोगों के लिए जो इस तरीके की अगर कोई विचारधारा रखता है तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से यहाँ तो कहूँगा कि पत्रकार से डरने की जरूरत नहीं है। ना पत्रकार किसी को डराता है, ना वो किसी को क्यों करता है। पत्रकार तो एक वो है कि जो समाज में एक आईने का काम करता है, वो आम जनता की समस्याओं को उठाकर प्रशासन तक पहुंचाता है, ताकि प्रशासन को ये मालूम पड़े कि उनके निचले स्तर पे ये चीज़ें हो रही है और उसको दुरुस्त कैसे किया जाए। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी आम जनता से निवेदन है कि पत्रकार से किसी प्रकार से कोई घबराने की जरूरत नहीं। वो भी आपकी जैसा एक आम इंसान है, एक आम नागरिक है, उसको भी परिवार लगा है, उसके भी घर में भी बच्चे हैं, तो ऐसा कोई डरने की बात नहीं है। वो निश्चिंत होकर अपनी समस्या जो भी रहे वो हमारे किसी भी पत्रकार साथी को कॉल करके बता सकता है और उसका निराकरण करने का हम सभी मिलकर प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल सर। सर, जैसे कि आपने बताया आपका जो है जीवन काफ़ी संघर्ष भरा रहा है और काफ़ी चुनौतियां आपने जो है अपने जीवन में देखी है और उन सबको जो है आपने काफ़ी मतलब निडरता से उसका सामना करते हुए आप एक एक कदम आगे बढ़ाकर आज इस स्थिति तक पहुंच पाए हैं। तो सर इनके पीछे जो है इन सब चीज़ों के पीछे, आपकी सफलता के पीछे कि आप किसका हाथ मानते हैं या आपके क्षेत्र में आप जो है अपना रोल मॉडल, अपना गुरु किसे मानते हैं और इनके जो ये सफलता आपको यहाँ तक पहुँचने में प्राप्त हुई है, तो इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? देखिए, इसके पीछे तो श्रेय पूरा एक ही व्यक्ति को जाता है, वो है मेरी माता श्रीमती शकुंतला दुनगे जी सर। आज बचपन से लेकर अभी तक मैं बोल रहा हूँ, अभी तक उनका आशीर्वाद, उनका समर्थन, उनका पूरा डिवोटेड जो हमारे तीनों भाई बहनों के प्रति है, तो ये मैं बहुत बहुत आभारी हूँ ईश्वर का
कि उन्होंने हमको, हमारी माता को इस प्रकार से सुदृढ़ किया। वो भी शिक्षिका के पद पर रह चुके एज ए प्राचार्य गवर्नमेंट स्कूल में। जी वो बिल्कुल। रिटायर में, उन्होंने, उनको मालूम था कि उन्होंने सब परिस्थितियों को फेस किया था, तो उन्होंने अपनी जो समस्या थी, जो उन्होंने झेला है अपने जीवन में, वो हमारे पर नहीं आने दिया और हमको हमेशा जीवन में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया है और आज भी करते रहते हैं। और मैं तो अपने जीवन में जो भी आज पहुंचा हूँ, ये मेरी माता जी की वजह से पहुंचा हूं। जी बिल्कुल सर। सर, हमारे देश के युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? और अगर कोई युवा साथी हमारा इस कार्य क्षेत्र में अगर आना चाहते हैं पत्रकारिता के, तो उसके लिए आपका क्या मार्गदर्शन रहेगा? देखिए, ये पत्रकारिता बहुत अच्छा एक मार्ग है अपने जीवन में करियर बनाने का। इसके लिए आपको एमजे और बीजे करने की जरूरत है, वहाँ की शिक्षा ग्रहण के। पर सबसे पहले तो किसी भी युवा को ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है और उसके साथ एमजे और बीजे की डिग्री हासिल करे और निडर होकर वो इस क्षेत्र में आए और अपना करियर बनाए। क्योंकि पहले की अपेक्षा अब पत्रकारिता जितनी आसान है उतनी चुनौतीपूर्ण भी हो गई है। जी बिल्कुल। तो उसमें अगर आपको अपना करियर बनाना है तो आपको हर पहलुओं को देखना पड़ेगा और उसको देखकर ही आप आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। सर, इसमें किसी प्रकार की कोई ट्रेनिंग वगैरह की भी आवश्यकता होती है या जो है अनुभव से ही से मतलब नहीं, इसमें निपुणता पाई जा सकती इसके लिए खंडवा में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी है हमारी, जी। उस पत्रकारिता यूनिवर्सिटी, वहाँ पर आपको ग्रेजुएशन के बाद में वहाँ अपना दाखिला लेना पड़ेगा। वहाँ से उसकी डिग्री, मास्टर डिग्री हासिल करनी पड़ेगी। उसके बाद आप प्रॉपर पत्रकार अपने आप को बना सकते हैं। वैसे ही बहुत सारे साथी, ट्रेनिंग भी वहीं पर ही वहीं मिलेगी। ट्रेनिंग भी वहीं पर होती है जी। और आप सीख के भी कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर फील्ड में ऊपर तक पहुँचना है तो उसके तो लिए उसके लिए आपको मास्टर डिग्री लेना बहुत बिल्कुल, जरूरी है। मतलब जो बुनियादी शिक्षा है शिक्षा उसके बहुत लिए जरूरी है। जो योग्यता उसके लिए जो होना उसमें चाहिए वो बहुत भी सारे प्राप्त टेक्निकल करना पॉइंट पड़ेगी। होते हैं। पत्रकारिता करना इतना आसान भी नहीं है। जी बिल्कुल सर। उसमें हर चीज, एक एक शब्द आपको तोल के और मोल के सब बोलना, लिखना पड़ता है और बोलना पड़ता है। जी बिल्कुल सर। सर, एक आखिरी कि सर हमारे देश के युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे आपके माध्यम से? देश के युवाओं के लिए मेरे तरफ से तो एक ही संदेश है, सबसे पहले शिक्षित बने। एजुकेशन मस्ट है। जितना आप आज पढ़ाई करेंगे उसका फायदा आपको आने वाले 10-15 सालों में भविष्य में मिलेगा। क्योंकि आज अगर आपने देखिए, मोबाइल का जमाना है, हर हाथ में मोबाइल है, बच्चे मोबाइल खेलते हैं। लेकिन मेरा उनसे यही निवेदन है कि मोबाइल को सिर्फ अपनी पढ़ाई तक सीमित रखें और उसके बाद पूरा फोकस आप एजुकेशन पर करें। जब तक आप वेल एजुकेटेड नहीं होंगे तब तक आप भविष्य में कुछ नहीं कर पाओगे। तो मेरा एक से उनसे निवेदन है, सभी युवाओं से, सबसे पहले शिक्षित बने और शिक्षित बनकर अपना जो रुचि है उस क्षेत्र में वो आगे बढ़े। सर, इसमें आपके क्षेत्र में जैसे देखा गया है कि भाषा को बहुत विशेष महत्व भी दिया जाता है, तो भाषा शैली का कितना महत्व है आपके कार्य क्षेत्र में? मैंने कहा ना, पहले कहा कि शब्दों को तोल और मोल के हमको लिखना पड़ता है और बोलना पड़ता है। क्योंकि एक शब्द, किसी अखबार की एक शब्द की एक लाइन वो अर्थ का अनर्थ कर देती है और उसके चलते जिस व्यक्ति की अपन ने खबर लगाई है, जिस फील्ड की खबर लगाई है, वो कहीं से कहीं चली जाती है। तो काफ़ी गंभीरता से जब आप खबर बनाने बैठते हैं तो हमको बड़ी गंभीरता से उस लाइन को, उस अखबार की खबर को लिखना पड़ता है। या अगर हम चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं तो हमको पहले वो चीज़ें हमको पहले स्टडी करनी पड़ती है, उसके बाद हम चैनल पे अपने आप को प्रेजेंट करके वो चीज़ को बताते हैं। जी बिल्कुल सर। सर, एक आखिरी सवाल, हमारे इस लीड लैब के मंच पर आकर आपका अनुभव कैसा रहा और यहाँ पर आने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल मैं सराहना करना चाहूँगा आपके लीड लैब की, जो आप लोगों ने प्रारंभ किया है। काफ़ी अच्छी लोकप्रियता है। काफ़ी समय से मेरी भी इच्छा थी यहाँ पर आकर अपनी बारे में आपसे शेयर करने की। धन्यवाद देना चाहूँगा आपको, आसिफ सर को, कि उन्होंने मुझे जैसे छोटे से व्यक्ति को यहाँ पर इतना बड़ा मंच दिया और मंच पर आकर मुझे अपने सुझाव या अपना बारे में बोलने का मौका मिला। मैं आपके चैनल को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सो मच। ये थे हमारे गणेश दुनगे जी, जिन्होंने काफ़ी जो है सराहनीय कार्य इनका रहा है और काफ़ी संघर्षपूर्ण इनका जीवन रहा है। आशा करते हैं हमारे देश के कई युवा साथी जो है आपसे प्रेरणा लेकर जो है अपने जीवन को एक नई दिशा देंगे और एक विकसित भारत को में अपना योगदान देने का पूरा प्रयास करें। धन्यवाद।